हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों को अशोक सर का प्यार भरा नमस्कार। चलिए स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग अभी बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश में हम लोग बेसिक से शुरू किए हैं, ताकि जो भी हमारे बच्चे, चाहे वो बिहार बोर्ड के हों या सीबीएसई बोर्ड के हों, यदि उनको अंग्रेजी अभी अच्छी तरह से नहीं मिली है तो उन्हें किसी तरह की कठिनाई ना हो। उन सब बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम एकदम जीरो लेवल से लेकर चल रहे हैं। तो चलिए उसी कड़ी में हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में जो स्टूडेंट्स यदि नए हों वह इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर नहीं देखे हों तो कृपया पहले वाले वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, तो ये आपको समझने में आसान होगा। तो हम आपको सेंटेंस बता रहे थे, तो सेंटेंस में हम बताए थे कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, मतलब कार्य के आधार पर सेंटेंस हमारा 5 प्रकार होता है। उसमें हम एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की चर्चा कर दिए थे। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर या कंपोजिशन। तो कंपोजिशन के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर या फॉर्म के आधार पर सेंटेंस जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। चलिए इसकी चर्चा हम करते हैं। क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ, आप फॉर्म कहिए, स्ट्रक्चर कहिए और या इसको कंपोजिशन कहिए। इसके आधार पर सेंटेंस हमारा 4 प्रकार का होता है, इसके पहले ही बता दिए थे। एक होता है सिंपल सेंटेंस। देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल सेंटेंस जो होता है तो इसमें ये वैसा सेंटेंस जिसमें केवल एक भाव होता है, जिसमें एक भाव होता है वो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। तो सिंपल सा आप इसको कोष्ट में ऐसे भी लिख लीजिएगा, वन वर्ब, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें एक वर्ब होता है। यानी कि वैसा सेंटेंस जिसमें केवल एक वर्ब हो उसे सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। द सेंटेंस विच हैज ओनली वन वर्ब इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सा यहाँ जाइए, सिंपल वन वर्ब जिसमें एक वर्ब रहेगा। इसमें आप लिख सकते हैं कि ए सेंटेंस विच हैज ओनली वन वर्ब इज कॉल्ड ए सिंपल सेंटेंस। वैसा सेंटेंस जिसमें केवल एक वर्ब हो, वैसा सेंटेंस जिसमें केवल एक वर्ब हो उसे सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। सिंपल सा लैंग्वेज में लिखेंगे, वैसा सेंटेंस जिसमें केवल एक वर्ब हो उसे सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल सा है, वैसा सेंटेंस जिसमें केवल एक वर्ब हो, वैसा सेंटेंस जिसमें केवल एक वर्ब हो उसे सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। तो इंग्लिश में भी हो गया, ए सेंटेंस विच हैज ओनली वन वर्ब इज कॉल्ड ए सिंपल सेंटेंस। जिस सेंटेंस में केवल एक वर्ब हो उसे सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। आप एग्जांपल्स में लिख सकते हैं, जैसे आई हैव अ काऊ। इसमें हैव हमारा सिंगल वर्ब है इसलिए सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, जिसे कहें सी रोट ए लेटर, यहाँ रोट जो है एक वर्ब है इसलिए क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। जैसे आई एम अ टीचर, इसमें एक वर्ब है तो ये क्या होगा, सिंपल सेंटेंस। तो देखिए जिस सेंटेंस में एक वर्ब होगा वो सिंपल सेंटेंस होगा। अब मैं आशा करता हूं कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, कठिनाई नहीं होगी, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद है दूसरा हम लोग को पढ़ना है कंपाउंड
सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस में आप देखिए टू इंडिपेंडेंट क्लाउज, सिंपल सा देखिए इसमें क्या होगा कंपाउंड सेंटेंस में टू इंडिपेंडेंट क्लाउज, मतलब कंपाउंड सेंटेंस का मतलब है कि जिस सेंटेंस में टू इंडिपेंडेंट क्लाउज, दो स्वतंत्र क्लाउज। देखिए स्टूडेंट्स, इसके पहले हम आपको क्लाउज के बारे में चर्चा इसी के लिए कर दिए थे कि यहाँ आपको कठिनाई नहीं होगा। क्लाउज में हम बता दिए थे क्लाउज क्या है, उसके बाद ये भी बता दिए थे कि क्लाउज हमारा प्रिंसिपल क्लाउज होता है और सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा ये जो है ये थोड़ा सा आपको समझने में डिफिकल्ट होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल में है, लेकिन हम आपको बेसिक से समझाकर चल रहे हैं, इसलिए आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक चीज को हम बेसिक से समझाकर चल रहे हैं। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक मेरा भी चैनल है अशोक सर का, इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर छपरा, उसको भी आप देख करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे आप सर्च कीजिएगा इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर छपरा, आप उस पर जाकर इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर छपरा पर सर्च करके आप मेरे चैनल को भी देख सकते हैं। आप पसंद आए तो उसे आप सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बताएं और अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या हुआ, दो इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा। तो वैसा सेंटेंस सिंपल से देखिए स्टूडेंट्स, कहीं आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं रट्टा रटाने वाली पढ़ाई नहीं पढ़ाता हूँ। बेसिक आपको समझना है, कहीं आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। कंपाउंड टू इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा, तो जिसमें वैसा सेंटेंस जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लाउज हो उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा हो जाएगा। इंग्लिश में लिख सकते हैं ए सेंटेंस which has two independent clauses. A sentence which has two independent clauses is called a compound sentence. वैसा क्लाउज, वैसा सेंटेंस जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लाउज हो। तो जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा, सिंपल सा आप हिंदी भी देख सकते हैं, तो क्या होगा वैसा सेंटेंस जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लाउज हो उसे कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। उसे कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। तो देखिए जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा, जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा उसे हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो देखिए दो इंडिपेंडेंट क्लाउज इसके पहले भी बता दिए थे, एग्जांपल भी आपको दिए थे। जैसे हम लिखे थे इंडिया इज पुअर बट अमेरिका इज रिच। ये देखिए ये जो है इसमें यहां से यहां तक एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लाउज को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज भी कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट क्लाउज है और यहाँ भी एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है। तो ये क्लाउज और ये क्लाउज दो इंडिपेंडेंट क्लाउज है। तो जब दो इंडिपेंडेंट क्लाउज हो तो कौन सा सेंटेंस होगा, कंपाउंड सेंटेंस। तो सबसे पहले आप सेंटेंस के बेसिक ज्ञान को ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये जब दो इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा तो हमारा होगा कंपाउंड सेंटेंस। तो ये इंडिया इज पुअर बट अमेरिका इज रिच क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंपाउंड सेंटेंस।
अब देखिए इस तरह बहुत तो हो जाएगा, जैसे हम कहें कि आई वाज टीचिंग एंड सी वाज सिंगिंग। तो आई वाज टीचिंग एंड सी वाज सिंगिंग लिख देते हैं यहाँ। तो आई वाज टीचिंग एंड सी वाज सिंगिंग। तो देखिए यहां से यहां तक एक इंडिपेंडेंट क्लाउज हुआ और यहां से यहां तक एक इंडिपेंडेंट क्लाउज हुआ। तो दो इंडिपेंडेंट क्लाउज हुआ, तो दो इंडिपेंडेंट क्लाउज हो गया, तो ये क्या हुआ? कंपाउंड सेंटेंस। तो सिंपल सा है, कहीं आपको समझना नहीं है। दो इंडिपेंडेंट क्लाउज हो तो वो कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर क्या है हमारा? तीसरा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा जटिल होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसमें प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज दोनों रहते हैं। तो क्या होगा, कम से कम एक प्रिंसिपल क्लाउज, तो एक प्रिंसिपल क्लाउज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा। प्रिंसिपल क्लाउज एक होगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज कम से कम एक होगा, मतलब एक से अधिक भी हो सकता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? वन पीसी एंड एट लीस्ट वन एससी। बात समझिएगा, यहाँ वन पीसी मतलब एक प्रिंसिपल क्लाउज, वन पीसी मतलब एक प्रिंसिपल क्लाउज और एट लीस्ट मतलब कम से कम वन एससी, एक सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो कम से कम हम जब जोड़ दिए, इसका मतलब क्या हुआ? एक से अधिक भी सबऑर्डिनेट क्लाउज आ सकता है, लेकिन एक निश्चित रूप से एक आना चाहिए। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा? जिसमें एक प्रिंसिपल क्लाउज होगा, कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा, मतलब एक से अधिक भी सबऑर्डिनेट क्लाउज हो सकता है। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्लाउज की चर्चा कर दिया था, प्रिंसिपल क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो उसके बेस पर आप थोड़ा सा समझिए। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो भी घबराने की बात नहीं है, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपको एक एक करके हर कुछ सिखाया जाएगा। देखिए स्टूडेंट, इसका क्या हुआ? ये सेंटेंस which has one PC principal clause and at least one SC subordinate clause, ठीक है, is called a complex sentence। ठीक है, और देखिए स्टूडेंट्स पीसी का मतलब आप समझिएगा प्रिंसिपल क्लाउज, इसके पहले भी आपको पढ़ा दिए थे। और एससी का मतलब समझिएगा सब ऑर्डिनेट क्लाउज। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहीं आपको समझना नहीं, आसानी से समझिए। ये सेंटेंस बीच हैज वन पीसी मतलब ऐसा सेंटेंस जिसके पास क्या है? एक प्रिंसिपल क्लाउज हो, एंड एट लीस्ट वन एससी और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लाउज हो। कम से कम एक हो यानी कि एक से अधिक भी हो सकता है। इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। पीसी का मतलब प्रिंसिपल क्लाउज, एससी मतलब सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो हिंदी में भी इसको दे सकते हैं हम, आसानी से समझिए। वैसा सेंटेंस जिसमें एक पीसी और कम से कम एक एससी हो, तब उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। आगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। अब इसमें देखिए, जैसे इसके पहले भी हम आपको लिखे थे, आई मेट ए मैन हु वाज ब्लाइंड। ये कोई पूछते कि कौन सा सेंटेंस, आई मेट ए मैन हु वाज ब्लाइंड कौन सा सेंटेंस है, तो आप क्या बताइएगा? कॉम्प्लेक्स
सेंटेंस। सिंपल सा है, कहीं आपको समझना नहीं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्यों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? तो आई मेट ए मैन, ये हमारा पीसी हो गया, हु वाज ब्लाइंड, ये हमारा एससी हो गया। तो एक पीसी और कम से कम एक एससी, तो एक प्रिंसिपल क्लाउज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा, तो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आपको क्या दिक्कत है? कहीं समझने में दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी समस्या नहीं होगी। इसके पहले हल्का फुल्का हम आपको थोड़े बेसिक स्तर पर क्लाउज की भी चर्चा कर दिए थे। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पर चलेंगे एकदम लाइन बाय लाइन। पहले नाउन, तब प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड कंजक्शन। सबसे जरूरी है पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान। और जैसे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान बेहतर तरीके से हो जाएगा, आपको अंग्रेजी अपने आप आने लगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। अब क्या हुआ? आई मेट ए मैन हु वाज ब्लाइंड, तो ये क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए जैसे हम कहें कि आई सा ए गर्ल हु इज इन स्कूल यूनिफॉर्म, इन ए स्कूल यूनिफॉर्म। अब देखिए आई सा ए गर्ल, ये हमारा हो गया पीसी, हु इज इन ए स्कूल यूनिफॉर्म, ये हो गया एससी। तो पीसी और एससी ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसके बाद फोर्थ है, थोड़ा सा बड़ा होगा, चलिए उसको देखते हैं। चौथा है, इसको हम कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, और ऊपर से ले लेते हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड सेंटेंस, या इसे मिक्स्ड सेंटेंस कहते हैं। तो देखिए इसमें इसमें क्या होता है? एट लीस्ट, मतलब इसमें टू पीसी एंड वन एससी, ऐसे समझिए। इसमें दो पीसी होगा और एक एससी होगा, सिंपल समझिए। मतलब दो प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, वो हमारा होगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या मिक्स सेंटेंस। हालांकि इसकी यूजेस उतनी अधिक नहीं होती है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तक सीमित है। आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जाने कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट। सिंपल सेंटेंस का भी यूसेज बहुत कम है, कंपाउंड का भी यूसेज बहुत कम है, कॉम्प्लेक्स का यूसेज सबसे महत्वपूर्ण है और इसका भी यूसेज बहुत ही कम है। तो चलिए इसमें हम क्या लिखेंगे? ए सेंटेंस which has two PC and one SC is called a compound complex और मिक्स्ड सेंटेंस। और क्या होगा? मिक्स्ड सेंटेंस। मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें दो प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, उसे हम मिक्स्ड सेंटेंस कहते हैं। क्या कहेंगे? वैसा सेंटेंस जिसमें दो पीसी और एक एससी हो, उसे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या मिक्स्ड सेंटेंस कहा जाता है।
कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स या मिक्स्ड सेंटेंस कहा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हम कहेंगे when the thief when the thief entered when the thief entered the house, the mother was sleeping and the father was out of house, out of home। देखिए स्टूडेंट्स, when the thief entered the house यानी कि जब चोर घर में घुसा, जब चोर घर में प्रवेश किया। द मदर वाज स्लीपिंग, तो माँ सो रही थी। एंड द फादर वाज आउट ऑफ होम, और पिताजी घर से बाहर थे। क्या थे? पिताजी घर से बाहर थे। तो इसमें देखिए, इसमें ये हो जाएगा द मदर वाज स्लीपिंग, ये हमारा पीसी हो जाएगा। द फादर वाज आउट ऑफ होम, ये भी हमारा पीसी हो जाएगा। ठीक है। और द when the thief entered the हाउस, ये हमारा हो जाएगा एस। देखिए, कोई भी एससी कब होता है? किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ होता है, आपको बताए थे। तो ये देखिए, इसमें दो प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो दो प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, तो हमारा क्या होगा? कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या मिक्स्ड सेंटेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा स्ट्रक्चर के आधार पर चार सेंटेंस हुआ। किसके आधार पर हुआ? स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस हमारा चार हुआ। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड मिक्स्ड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मतलब जिसमें केवल एक वर्ब हो। कंपाउंड सेंटेंस जिसमें दो इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लॉज हो, दो इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लॉज हो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें दो प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, वह हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ आपको ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, फॉर्म के आधार पर सेंटेंस चार प्रकार कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग पढ़ेंगे नाउन, एकदम बेसिक से चलेंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। नाउन, उसके बाद पहले पहले आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच की को हम लोग अच्छी तरह से पहचान लेंगे। देखिए, अच्छे बताए ना कि हम अच्छे अंग्रेजी का नॉलेज तभी मिल सकता है जब आप प्रत्येक वर्ड को पहचानना सीखें। जैसे मान लीजिए कि आप हम कहीं कह देता है कम इन, तो कम इन, इन में लोग कह देता है इन, इन क्या है? तो तुरंत बच्चे कह देते हैं कि प्रीपोजिशन। नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ इन जो है ये प्रीपोजिशन नहीं, ये एडवर्ब होता है। यहाँ प्रीपोजिशन नहीं है, लेकिन यही इन होगा, दे आर इन द रूम, दे आर इन द रूम। तो ये इन जो हुआ हमारा, ये प्रीपोजिशन हो गया। तो ये यहाँ प्रीपोजिशन हो गया और यहाँ एडवर्ब हो गया। तो एक ही वर्ड जो होता है ना, और वही वही इन जो होगा नाउन ही बन जाएगा। वही इन नाउन का भी कार्य करेगा, वही इन प्रीपोजिशन का भी कार्य करेगा, और वही इन जो होगा वह एडवर्ब का भी कार्य करेगा। तो सबसे पहले हमारी बेसिक ज्ञान होनी चाहिए कि प्रत्येक जो वर्ड है, वर्ड के ग्रामेटिकल क्लास की पहचान होनी चाहिए। यानी कि हमको प्रत्येक शब्द में ग्रामर नजर आनी चाहिए, चाहे कोई भी शब्द हो उसमें हमें ग्रामर नजर आनी चाहिए। अब मान लीजिए कि स्टूडेंट्स, अब कोई कह देता है, थोड़ा सा मिटा देते हैं, आपको समझा देते हैं थोड़ा सा इस पर। अब मान लीजिए कि स्टूडेंट्स कोई कह देता है कि हाउस और होम, दोनों का तो मतलब घर होता है।
तो हाउस और होम में क्या अंतर होता है, आपको समझना होगा। हाउस और होम में अंतर क्या होता है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ग्रामेटिकल क्लास समझना होगा। हाउस जो होता है हमारा नाउन होता है, हाउस जो होता है नाउन होता है, और होम जो होता है यह एडवर्ब होता है और नाउन भी होता है। ये एडवर्ब का भी कार्य करता है और नाउन का भी कार्य करता है। कब एडवर्ब बनेगा, कब नाउन बनेगा, आपको समझना होगा। ठीक है, तो प्रत्येक शब्द में हमें ग्रामर नजर आने चाहिए यदि हम ग्रामर पढ़ते हैं तो। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि अंग्रेजी पढ़ाने वाले आपको सैकड़ों लोग मिलेंगे, सैकड़ों लोग मिलते हैं, लेकिन अच्छे अंग्रेजी वही पढ़ाता है और वही बच्चे पढ़ पाएंगे जिनको प्रत्येक शब्द में ग्रामर नजर आए, प्रत्येक शब्द का ग्रामेटिकल क्लास उनको समझ में आए। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे सिंपल सा है, आप जैसे कोई लिख देता है लो, जैसे गोइंग टू आई एम गोइंग टू हाउस, तो यहाँ टू लगा, और यही चीज हम कर दें आई एम गोइंग टू होम, तो ये गलत हो जाता है। यहाँ टू, होम के पहले टू नहीं लगता है, लेकिन धड़ल्ले से लोग लगा देते हैं। तो आपको समझना होगा प्रत्येक शब्द में ग्रामर नजर आनी चाहिए। तो इसी के चलते आपको हम सबसे, जब अब एक और चीज ले लीजिए, मान लीजिए कि लोग मान लीजिए कि एक बैटल, बैटल मीन्स युद्ध हुआ, और वार मतलब भी युद्ध हुआ, तो क्या हम दोनों का प्रयोग, हम बैटल की जगह पर वार और वार की जगह पर बैटल का प्रयोग कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि एडवाइस, एडवाइस में सलाह हुआ, और सजेस्ट, सजेस्ट मतलब भी सलाह हुआ, तो क्या एडवाइस की जगह सजेस्ट और सजेस्ट की जगह एडवाइस कर सकते हैं? दोनों का मतलब तो सलाह ही हुआ। नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए आपको प्रत्येक शब्द में ग्रामर नजर आनी चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसके बाद हम शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, पहले नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल्स में उसको डिफाइन करके, समझा करके, और तब वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे, ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर हम लोग अगले वीडियो में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।